हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत की शिक्षा नीति, बहुत सारी मेल्स और बहुत सारी फीडबैक में कहा जा रहा है कि शिक्षा नीति में आपने अभी तक एपिसोड क्यों नहीं दिया। शिक्षा नीति जो भारत की नई आई है, जो बहुत 30 साल के बाद उसको रिवाइज किया गया है, काफ़ी अच्छी चीज़ें उसके अंदर आई हैं। उसके अंदर 5000 से भी ज़्यादा लोगों को कंसल्ट किया गया है, स्टेट्स को, स्टेक होल्डर्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, माता पिता को, सबको कंसल्ट किया गया है। और वहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो बेसिक एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन जो होती है, या उसके मिडिल एजुकेशन जो है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, या हाई लेवल की जो एजुकेशन होती है, उसके लिए जो रिफॉर्म्स किए गए हैं वो वास्तव में ही बहुत, एक तरह से कहा जाए, रेवोल्यूशनरी हैं। लेकिन वो ज़मीन पे उतरना इनका अभी बाकी है। बहुत लंबे टाइम के बाद पॉलिसी आई है। इस पॉलिसी में सबसे पहले चीज़ ये देखने को आती है कि अभी जो सिस्टम इसमें निकल के आया है 5+3+3+4, 5 3 8 3 11 4 15 साल का सिस्टम है साहब यहाँ पर। अब यहाँ पर जो फाउंडेशनल जो एज है वो 3 साल से 8 साल का एक स्टेज रखी गई है, फाउंडेशनल स्टेज है ये। उसके बाद 8 से 11 तक की जो एज होती है, जहाँ पे बच्चा जो होता है बेसिकली 5 साल में फर्स्ट में जाता है, तो 3rd स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर लीजिए उसको, और फिर 4th 5th स्टैंडर्ड तक पहुंचता है, ये प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाएगा। मिडिल स्टेज 11 साल की उम्र से 14 साल तक, 14 साल की उम्र से 18 साल तक सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा। और इसमें 16 से 18 के जो 2 साल एक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी पॉलिसी का निर्माण किया जा रहा है जो देखा जाए तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो अभी का जो 10+2 का जो सिस्टम है उसको रिप्लेस करके 5+3+3+4 का डिज़ाइन दिया जा रहा है। और इसके अंदर अभी ग्रेजुएशन भी है और 1 साल के एक्सटेंशन पे मास्टर्स डिग्री भी है। ये एक किस्म से कुछ इंटरनेशनल करिकुलम आया है, मैं आपको बताऊं। दरअसल ये जो शिक्षा नीति जो नई आई है, ये बहुत सारे कंट्रीज़ में, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूरोप के कई देशों में जो जिस ढंग के पैटर्न्स हैं स्टडी के, ये उसको ऑप्ट किया गया देखा जाए तो। और इसमें हर बच्चे तक शिक्षा पहुँचे, समान रूप से पहुँचे, क्वालिटी के साथ पहुँचे, एफोर्डेबिलिटी के साथ पहुँचे, यानी कि शिक्षा ऐसी हो जो बच्चा एफर्ड कर सके, माता पिता एफर्ड कर सके। इसकी एक कमीशन बिठाया गया था जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर कस्तूरी रंगन थे 2017 के अंदर। तो उनके अंदर ये पूरी की पूरी कमेटी बिठाई गई थी जिन्होंने ये नई एजुकेशन पॉलिसी को बना के सामने लाया है। और दरअसल 1968 और 1986 के बाद ये हमारी तीसरी शिक्षा नीति, ये तीसरी एजुकेशनल पॉलिसी है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि यहाँ पर इस टाइम ये फैसला किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में 6% का जीडीपी, 6% जीडीपी का 6% खर्चा किया जाएगा। अभी ये सिर्फ 4% है। उसमें से 4% में करीब 3-3.25% तो राज्य सरकार खर्च करती हैं और 1-1.25% जो है वो केंद्र सरकार खर्च करती है। इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन शिक्षा के अंदर हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि खर्चा केंद्र सरकार ने कट किया है एक्चुअली। अब ये 5+3+3+4 की प्रणाली के आधार पर जो विभाजन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, आपकी जो लैंग्वेज की जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उसको दूर किया जाएगा। जो हैंडीकैप चिल्ड्रंस हैं उनको शिक्षा के अंदर नई चीज़ों को, टेक्निक को बढ़ावा दिया जाएगा। छात्रों में एक रचनात्मक सोच जो होती है, तार्किक निर्णय, रीजनेबिलिटी जो होती है, नवाचार की भावना यानी कि इनोवेशंस की भावना जो होती है, उसको आगे लाने पे बल दिया गया है। और फिर से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम भी बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। यहाँ पे एजुकेशन एंड लर्निंग दोनों का ये पूरा एक कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो 3 से 6 वर्ष की आयु का एक पहला ग्रुप, जैसे इसमें देखा जाता है 2 समूह में इसका विभाजन है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी शिक्षा है उसको 2 पार्ट में है। एक 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ पे 2 ग्रुप बनाए गए हैं, एक 3 से 6 वर्ष का है और 6 से 8 वर्ष का। ये 2 ग्रुप प्राइमरी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी और सेफ्टी के साथ और क्वालिटी के साथ उनको दी जाएगी। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसको कहा जाएगा, ECCE।
अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसको हम ECCE कहेंगे। यहाँ पे हर चीज़ टोटली फ्री होगी। 6 से 8 साल का जो ब्लॉक है, यहाँ पे पहली स्टैंडर्ड की और दूसरी स्टैंडर्ड की शिक्षा दी जाएगी। और ख़ास तौर से यहाँ पे गेम्स ओरिएंटेड और मल्टी डिसिप्लिनरी जो एक्टिविटी होती है बच्चों के लिए, उसको बेस बनाया जाएगा। तो ये आपका बेसिकली प्राइमरी का जो 8 साल है यहाँ पे, वो एक तरह से देखा जाए 3 से 8 साल का जो 5 साल कहा जाए, उसको 5 साल का पीरियड है, ये इसमें इसको यहाँ पर दिया गया है। और ये 5 साल के बाद फिर दूसरा जो सिस्टम आएगा जो 3 साल का आएगा, वो 3rd स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है और फिर वो 3, 4, 5 तक जाता है, फिर 6, 7, 8 का जाता है, फिर 9, 10, 11, 12 का जाता है, इस ढंग से है। और कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में देखा जाए तो वहाँ पे बेसिक एजुकेशन और ख़ासतौर से नंबर्स का ज्ञान 1, 2, 3, 4 जो होता है, वो इसके साथ में उसको प्रिपेयर किया जाएगा। फिर जो क्लास 5 है उसमें जो सारी शिक्षा देनी है, ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, मदर टंग में दी जाए, या स्थानीय भाषा जो लोकल लैंग्वेज है उसमें दी जाए, या क्षेत्रीय भाषा जो है रीजनल लैंग्वेज है उसमें दी जाए। अब इंडिया के अंदर तो लैंग्वेजेस की कमी है नहीं, बहुत बड़ी संख्या में लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हो क्या रहा है दरअसल कि अब बहुत सारे बच्चे इंडिया में एक एक स्टेट में एक एक जगह पे जो रहते हैं वो सारे मल्टीलिंगुअल हैं। जैसे कि आप दिल्ली सिटी ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, यहाँ पर आपको हिंदी भाषी संख्या मिलेंगे, पंजाबी मदर टंग वाले मिलेंगे, सिंधी वाले मिलेंगे, उसके अलावा तमिल मिलेंगे, तेलुगु मिलेंगे, मलयालम मिलेंगे, बंगाली मिलेंगे, आंध्रा में तेलुगु मिलेंगे, उड़िया बहुत मिलेंगे। तो उनकी मातृभाषा में आप दिल्ली और मुंबई में कैसे शिक्षा दे पाएंगे अगर मराठी मुंबई में नहीं देनी है? तो बाकी जो क्योंकि अभी इस टाइम हिट्रोजेनस सोसाइटी है, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में, चूँकि क्रॉस माइग्रेशन इंडिया में बहुत हो चुका है, तो आप कैसे एक मदर टंग के अंदर शिक्षा दे पाएंगे? क्या हर जगह पे आप मराठी शिक्षक, बंगाली शिक्षक ला पाएंगे? अगर आप सपोज़ करो उत्तर प्रदेश का कोई एक शहर है, बिहार का कोई एक शहर है, वहाँ कहो कि आपके मलयालम के अंदर बच्चे हैं बहुत सारे, तो उनको मलयालम में शिक्षा देनी है, तो आप कैसे दे पाएंगे उनको? ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं और अभी नहीं पता। साथ ही इसमें कहा गया कि अंग्रेज़ी के ऊपर इतना ज़ोर नहीं होगा, लेकिन हम अंग्रेज़ी अगर कोई लेना चाहे तो उसको फोर्स नहीं किया जाएगा कि छात्र पर किसी भी भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता, कोई कंपल्शन नहीं होगा। संस्कृत का भी उपाय किया गया कि संस्कृत भी सिखाई जाएगी, फारसी, पाली और प्राकृतिक भाषाएं जो हैं उनको भी सिखाने का यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। छात्रों के अंदर जो 21st सेंचुरीज़ के ख़ास तौर से स्किल्स चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, या आपका रीजनेबलनेस चाहिए, या वोकेशनल जो ट्रेनिंग्स हैं उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें कला और विज्ञान के अलावा जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं वो भी शामिल किए गए हैं। एक बड़ा वाइड स्प्रेड एक तरह से ये पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है, इसको देख के मैं भी थोड़ा हैरान हूँ एक्चुअली। लेकिन समस्या डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं है, समस्या आएगी डॉक्यूमेंट इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। इन द स्पिरिट दिस इज़ वेरी फाइन, लेकिन कैसे आप उसको करेंगे ये नहीं पता। अब यहाँ पे एनालिटिकल जो पावर हैं, या प्रिंसिपल में देखा जाए तो क्लैरिटी की जो एक मेंटल क्लैरिटी होती है वो हो, या एक रीजनेबलनेस या डिबेट करने की क्षमताएं होती हैं, ये सब चीज़ों को किया जाएगा। 10th और 12th के आसपास वहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और वो थोड़े अलग होंगे आज के सिस्टम से। फिर उसके बाद एक नेशनल असेसमेंट सेंटर की आएगा, उसका भी टेस्ट होगा NSE का। अब ये टेस्ट बोर्ड के एग्ज़ाम के अलावा होगा। ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप एक बच्चा 2 टेस्ट कैसे देगा, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी डिपेंड किया जाएगा। तो कई सारी चीज़ें इसके अंदर आई हैं जो कंट्रोवर्शियल भी हैं। डिग्री के लिए 4 साल लगेंगे, उसके अंदर डिग्री की लेनी है, 5+3+3+4 है, 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15, तो 15 साल आप एजुकेशन पूरे करेंगे तो आपको वहाँ पे ग्रेजुएशन मिलेगा या BEd मिलेगा। ये कोशिश की जा रही है कि अभी जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है हायर एजुकेशन के अंदर, जो अभी सिर्फ 26% है, वो बढ़ाकर 50% तक किया जाए 2030 तक, और 3.5 करोड़ नई कॉलेज की सीट्स को ऐड किया जाएगा। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचिंग स्टाफ चाहिए होगा, सपोर्ट स्टाफ चाहिए होगा, वो कहाँ से आएगा? और उसके अलावा उनको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जहाँ उनको मार्क्स भी दिया जाए। MPhil का प्रोग्राम समाप्त कर दिया गया, जो PhD से पहले होता था फिनिश कर दिया गया। ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए आपको नेशनल हायर
एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल बिठाई जाएगी, एक जनरल एजुकेशन काउंसिल होगी, एक हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल होगी, एक नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल होगी और पूरी की पूरी जो पद्धति है 15 साल की होगी। कोशिश ये भी की जाएगी, एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट ये कि आईआईएम को और आईआईटीज़ को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा। अब ये समझ नहीं आया, आईआईटी तो एक टेक्निकल इंजीनियरिंग एजुकेशन का संस्थान है, आप वहाँ पे हिस्ट्री क्यों पढ़ाना चाहते हैं? सेंट स्टीफन है ना, सेंट जेवियर से वहाँ हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, फिलॉसफी पढ़ाई जाती है। तो ये इनके कोर एरियाज़ हैं स्पेशलाइजेशन के। आईएम है वो मैनेजमेंट पढ़ाता है। अब मैनेजमेंट से आप कहोगे कि वो इंजीनियरिंग पढ़ाएगा तो गलत बात हो गई ना, ये तो कोई मतलब तुक नहीं हुई ना। तो ये थोड़ा सा बड़ा एक यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न वाला जो एक पार्ट आ रहा है। मैं इसके बाकी हिस्सों पे भी बहुत धीरे धीरे आराम से बात करूँगा, अलग अलग इश्यूज़ में, अलग अलग एपिसोड्स में, एक एक चीज़ उठा के, क्योंकि ये बहुत बड़ी पॉलिसी है। पॉलिसी बहुत अच्छी लग रही है देखने में, लेकिन अंदर उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो शायद काफ़ी कंट्रोवर्सील हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं। क्योंकि जब इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ज़मीन पर तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरेंगे, और वहाँ पे फंडिंग कहाँ से आएगी इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। आप 4% से बढ़ा के 6% करना चाहते हैं जीडीपी का, ये पैसे लाएंगे कहाँ से आप? कोई इसके बारे में बात नहीं की गई। दूसरा, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। ये दो बहुत बड़ी मेजर कमियां हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, मनी भी है, टीचिंग स्टाफ भी है, ये कहाँ से आएंगे? ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस इशू के ऊपर हम बार बार और भी एपिसोड्स में स्पेसिफिक इश्यूज़ को लेके बात करते रहेंगे। शुक्रिया आपका।